यूएसपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कोरोना महामारी के दौर में आप लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। हम आज केमिस्ट्री की क्लास का पार्ट 3 चालू कर रहे हैं। इसके पहले के 2 पार्टों में हमने ठोस अवस्था और ठोस अवस्था के दोनों प्रकार क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलीय ठोस घटक कणों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है धात्विक ठोस, तीसरा है सहसंयोजक ठोस और चौथा है आणविक ठोस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही आप जान सकते हैं, आयनिक ठोसों में घटक कण आयन होंगे। बहुत आसान है। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। एग्जाम्पल है NaCl। धात्विक ठोस में घटक कण धातु परमाणु होंगे, धातु होंगे। एग्जाम्पल है Fe, Au, Ag, बहुत सारे एग्जाम्पल। सहसंयोजक ठोस, जाहिर सी बात है, सहसंयोजक आबंध सामान्यतः आधात्विक परमाणु बनाते हैं, तो इनमें घटक कण आधात्विक परमाणु होंगे और पूरी क्रिस्टल में वो घटक कण सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होंगे। अगला है आणविक ठोस। नाम से स्पष्ट है, वह क्रिस्टलीय ठोस जिसके घटक कण अणु हों। एग्जाम्पल I2 का क्रिस्टल यानी आयोडीन का क्रिस्टल, या Cl हाइड्रोजन क्लोराइड का क्रिस्टल, H2O यानी बर्फ एक क्रिस्टल ही तो है। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी परिभाषा हम देख लेते हैं। बहुत आसान है, फिर से एक बार फटाफट देख लें। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक और आणविक ठोस। आयनिक ठोस वह है जिनके घटक कण आयन हो, धात्विक ठोस वह है जिनके घटक कण धातु परमाणु हो, सहसंयोजक ठोस वह है जिनके घटक कण अधात्विक परमाणु हो और जिनके मध्य पूरे क्रिस्टल में सहसंयोजक आबंध मतलब लगा हो, पदा हो। अगला है आणविक ठोस, तो वह क्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण अणु हो। अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं। आयनिक ठोस वह क्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण आयन होते हैं, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जैसे NaCl। अब यहाँ आयन का मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों से है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे NaCl में आप देखेंगे कि Na पॉजिटिव आयन है और Cl माइनस नेगेटिव आयन है। आगे बढ़ते हैं। धात्विक ठोस की परिभाषा क्या होगी? वह क्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण धातु परमाणु होते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल है आयरन, लोहे का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा, चांदी का टुकड़ा, ये सब धात्विक ठोस के एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस वह होते हैं जिनके संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणु, और वो कैसे परमाणु, मैंने पहले ही बताया था, आधात्विक परमाणु के मध्य सहसंयोजक आबंध होते हैं, वो कहलाते हैं सहसंयोजक ठोस। और एक बात, सहसंयोजक ठोसों का एक नाम नेटवर्क ठोस भी है, इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनके एग्जाम्पल है हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन आदि। आगे बढ़ते हैं। आणविक ठोस वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण अणु होते हैं, जिनके घटक कण अणु होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे I2SCl, H2O आदि। अब एक और जानकारी की बात, आखिर ये घटक कण आपस में जुड़े कैसे रहते हैं? तो अगर हम आयनिक ठोसों की बात करें तो आयनिक ठोसों के घटक कण आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। धात्विक ठोसों के घटक कण धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इन सब बंधों के बारे में आप सब पढ़ चुके हैं अपनी 11वीं क्लास में। सहसंयोजक ठोस के कण आप पढ़ ही चुके हैं, वो सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। और आणविक ठोसों की अगर बात करें तो इनमें अणु होते हैं और वो अणु एक दूसरे से वांडर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इनके तो और कोई टाइप हमें नहीं पढ़ने हैं,
आणविक ठोस तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला प्रकार है अध्रुवी आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवी आणविक ठोस और तीसरा है हाइड्रोजन आवरण युक्त आणविक ठोस। अब देखते हैं ऐसे आणविक ठोस जिनके अणु अध्रुवी प्रकृति के होते हैं, या हम यूं कहें कि ऐसे आणविक ठोस जिनके अणु अध्रुवी सहसंयोजक आवरण द्वारा जुड़े होते हैं। अध्रुवी सहसंयोजक आवरण, अध्रुवी सहसंयोजक आवरण द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम अध्रुवी आणविक ठोस कहते हैं। और ऐसे आणविक ठोस जो ध्रुवी सहसंयोजक आवरण द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें ध्रुवी आणविक ठोस कहते हैं। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम आयोडीन का क्रिस्टल लें तो हम यह पाएंगे कि पूरे क्रिस्टल में आयोडीन सिंगल बॉन्ड आयोडीन, फिर अगला पार्ट आयोडीन सिंगल बॉन्ड आयोडीन, ऐसे ही पाया जाएगा। आप जानते हैं दोनों समान प्रकार के परमाणु हैं, तो इनका डाइपोल मोमेंट शून्य होगा, और ये डाइपोल मोमेंट शून्य होने के कारण ये अध्रुवी सहसंयोजक आवरण है बीच में, यही कारण है कि यह एक अध्रुवी आणविक ठोस का एग्जांपल है। अगला है ध्रुवी आणविक ठोस। परिभाषा आपको बताई गई कि ऐसे आणविक ठोस जिनके अणु ध्रुवी सहसंयोजक आवरण द्वारा जुड़े होते हैं, वे कहलाते हैं ध्रुवी आणविक ठोस। जैसे Cl की क्रिस्टल, यह Cl के पूरे क्रिस्टल में यह सिंगल बॉन्ड Cl, यह सिंगल बॉन्ड Cl, इन्हीं की पुनरावृत्ति होती रहती है, इन्हीं घटक कणों की पुनरावृत्ति होती है। और चूंकि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जिससे इसका डाइपोल मोमेंट शून्य नहीं होगा और यह ध्रुवी होगा। अर्थात इसके घटक कण यानी इस Cl के अणु के मध्य बना सहसंयोजक आवरण ध्रुवी है, इसलिए Cl का जो क्रिस्टल होगा वह ध्रुवी आणविक ठोस कहलाएगा। अगला है हाइड्रोजन आवरण युक्त आणविक ठोस। ये भी एक प्रकार का ध्रुवी आणविक ठोस है। इनमें भी ध्रुवी सहसंयोजक आवरण पाया जाता है, लेकिन एक शर्त है, उस शर्त पर विशेष ध्यान देना है। इनमें जो सहसंयोजक आवरण होता है, कौन सा सहसंयोजक आवरण? ध्रुवी सहसंयोजक आवरण, वह हाइड्रोजन और फ्लोरीन अथवा ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन अथवा ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन परमाणु के मध्य बना होता है। ऐसे अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आवरण कार्य करता है। एग्जाम्पल है H2O। आप देख रहे हैं H2O में हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा है। अब इसमें अगर इसका एक दूसरा और पुनरावृत्ति की जाए इस अणु की, इस घटक कण की इसके, तो कैसे बनेगा? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब आप देख रहे हो कि यहाँ जो सहसंयोजक आवरण है वो ध्रुवी प्रकृति का है, और वो किसके किसके बीच का है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का है। इसमें हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। ऐसे ही इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के मध्य एक हाइड्रोजन बंध कार्य करेगा। ऐसे इधर हाइड्रोजन से, ऐसे इधर ऑक्सीजन से, ऐसे इधर हाइड्रोजन से। तो इस प्रकार से हमने जान लिया कि आणविक ठोस तीन प्रकार के होते हैं। अध्रुवी आणविक ठोस, एग्जांपल है I2, ध्रुवी आणविक ठोस, एग्जांपल है Cl, और हाइड्रोजन आवरण युक्त आणविक ठोस जिसका एग्जांपल है H2O। हम पढ़ेंगे अब आयनिक ठोस और धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस के अंतर के बारे में। इनके अंतर को हम इन पॉइंट्स में पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट है घटक कण, यानी इनके घटक कण कौन कौन से होते हैं, किन कणों से बने होते हैं। अगला है आकर्षण बल, यानी इनके मध्य आबंध कैसे है।
अगला है भौतिक प्रकृति, यानी ये मुलायम है, कठोर है, कैसे हैं। अगला है गलनांक अथवा क्वथनांक, आप जानते होंगे गलनांक क्वथनांक किसे कहते हैं, इनके इतिहास में पढ़ेंगे। अगला है वैद्युत चालकता, यानी वैद्युत के प्रति, इलेक्ट्रिसिटी के प्रति इनका कैसा व्यवहार है। और अगला है इनके उदाहरण, और भी इनके अंतर है, लेकिन हम मुख्य रूप से इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक ठोसों की। आयनिक ठोस के घटक कण जो होते हैं, तो हमने पढ़ रखा है कि इनके घटक कण होते हैं आयन। ये आयन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों होते हैं। अगला है धात्विक कण, इनके घटक कण होते हैं धातु परमाणु। अगला है सहसंयोजक ठोस, इनके घटक कण होते हैं आधात्विक परमाणु। आधात्विक परमाणु। अगला है आणविक ठोस, इनके घटक कण होते हैं अणु। तो पहला अंतर है घटक कणों का, तो आयनिक ठोस के घटक कण होते हैं आयन, धात्विक ठोस के घटक कण होते हैं धातु परमाणु, सहसंयोजक के घटक कण होते हैं आधात्विक परमाणु, और आणविक ठोस के घटक कण होते हैं अणु। अगला है इनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल, यानी आबंध। आबंध भी एक प्रकार का आकर्षण बल ही है। तो आयनिक ठोसों के मध्य जो आबंध कार्य करता है वो होता है वैद्युत संयोजक आबंध। वैद्युत संयोजक आबंध। अगला है धात्विक परमाणु। धात्विक परमाणुओं के मध्य कार्य करता है धात्विक आबंध। अगला है सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस के घटक परमाणुओं के मध्य कार्य करने वाला आबंध होता है सहसंयोजक आबंध। और अगला है आणविक ठोस। आणविक ठोस वह ठोस होते हैं जिनके घटक कणों के मध्य वान डेर वाल्स फोर्स कार्य करती है। वान डेर वाल्स बल कार्य करता है। इस प्रकार से हम इनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल यानी आबंधों के अंतर को भी जान सकते हैं। आयनिक ठोस के घटक कणों के मध्य वैद्युत संयोजक आबंध कार्य करता है, धात्विक ठोस के घटक कणों के मध्य धात्विक आबंध कार्य करता है, सहसंयोजक ठोस के घटक कणों के मध्य सहसंयोजक आबंध कार्य करता है, और आणविक ठोस के घटक कणों के मध्य वान डेर वाल्स बल कार्य करता है। अन्य गुणों को पढ़ने, अन्य गुणों और उनके अंतरों को पढ़ने के पहले हम इनके उदाहरण और इनके बंधों के बनने के तरीके को भी जान लें, तो आगे की चीजें समझने में हमें आसानी होगी। जो वैद्युत संयोजक आबंधित ठोस होते हैं यानी आयनिक ठोस होते हैं, उनके एग्जाम्पल आपने पढ़ रखे हैं, जैसे NaCl। धात्विक ठोस की अगर बात करें तो यह धातु। अगर हम सहसंयोजक ठोस की बात करें तो इनका एग्जाम्पल है हीरा। हीरे में सारे आबंध कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के होते हैं। अगला है आणविक ठोस, इसका एग्जाम्पल है H2O, और H2O में भी उसकी ठोस अवस्था यानी बर्फ की बात करें। हम जानते हैं NaCl में सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,1, जबकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,7। हम जानते हैं सोडियम परमाणु के वाय कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के वाय कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अतः सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग करके अपना अष्टक पूरा कर सकता है, जबकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा कर सकता है। देखते हैं, ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, जिससे सोडियम का भी अष्टक पूरा हो जाएगा, क्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से ये समस्या बनकर तैयार होगी। सोडियम में चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए सोडियम पर 1 प्लस चार्ज आएगा, जबकि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसका लिया है, इसलिए क्लोरीन पर 1 2 3 4 5 6 7 ये इसके इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का, इस पे चार्ज आएगा -। इस प्रकार से NaCl में सोडियम और क्लोरीन के मध्य वैद्युत संयोजक आबंध का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं धात्विक ठोसों में किस प्रकार से धात्विक आबंध का निर्माण होता है, ये जानना जरूरी है। हम जानते हैं धातु परमाणु में जो आपके धातु के एटम होते हैं,
धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। अब जिसमें जैसे Fe का अगर कोई आपका एक सॉलिड है, एक टुकड़ा है लोहे का, इसमें जितने भी Fe के कण होंगे सब Fe2+ के रूप में होंगे या Fe3+ के रूप में होंगे, जिस भी रूप में हों Fe2+ के रूप में है। यानी इन सब में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रखा है। इन सब के जो 2 इलेक्ट्रॉन जो माइनस चार्ज लेकर के घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहीं एक जगह पर होते नहीं है, ये पूरे ठोस में अनवरत रूप से बहते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का अनवरत रूप से फ्लो रहता है। इस फ्लो के कारण ही ये सभी धात्विक आयन जो हैं, जबकि सब में पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की ये सतत प्रवाह के कारण ही आपस में बहे रहते हैं और बधे रहने के कारण ही एक ठोस का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से जो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है, तो जो आवरण बनता है, उस आवरण को ही कहते हैं धात्विक आवरण। अगला देखते हैं सहसंयोजक का बंध। आप जानते हैं कार्बन की संयोजकता होती है 4। भाई कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, वायुकोश में 4 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। या अगले कार्बन के साथ जुड़ते हुए आवरण बनाते हुए इस प्रकार से अपने सहसंयोजक ठोस का निर्माण करता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु के मध्य सहसंयोजक आवरण का निर्माण हुआ है। अगला बर्फ का एग्जाम्पल हमने दिया ही था। H2O के मध्य कैसे हाइड्रोजन आयन कार्य करता है, वैन डर वाल्स फोर्स कैसे कार्य करती है, उसको देखेंगे। वैन डर वाल्स बल और लंदन बल दोनों कार्य करते हैं। लंदन बल और वैन डर वाल्स बल दोनों कार्य करते हैं। सॉरी, वैन डर वाल्स बल और हाइड्रोजन आवर्त दोनों कार्य करते हैं। देखेंगे H2O में हमने बताया था H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे ही O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, इनके मध्य हाइड्रोजन बंध। ऐसे ही O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, इनके मध्य हाइड्रोजन बंध। इस प्रकार से आपस में हाइड्रोजन आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इनके बंध बनने के तरीके को और इनके उदाहरण को समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, इनके अन्य गुणों के आधार पे इनके अंतर को हम पढ़ते हैं। अगला है भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति के आधार पर अगर देखा जाए तो इसमें हम यह अध्ययन करते हैं कौन सा ठोस मुलायम होगा, कौन सा ठोस कठोर होगा और कौन सा ठोस भंगुर होगा या घातवर्धनीय होगा, कैसा होगा। अब अगर देखा जाए तो बेटा आयनिक ठोस जैसे कि NaCl की बात कर रहे हैं, तो NaCl एक नमक कैसी प्रकृति का होता है, कठोर। कठोर होने के साथ साथ कैसा होता है, भंगुर होता है या घातवर्धनीय होता है, भंगुर होता है। भंगुर का मतलब ऐसे ठोस जिनको हथौड़े से अगर चोट मारी जाए तो वह टुकड़ों में टूट जाए। तो इसका मतलब कि जितने भी आयनिक ठोस होते हैं वह कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं धात्विक ठोस की। धात्विक ठोस के अंतर्गत धातुएं आती हैं। आप जानते हैं प्रत्येक धातु कठोर होती है, पारे को छोड़ के, पारा द्रव अवस्था में चूंकि पाया जाता है, तो ये धातु कठोर होंगे। और आप यह भी जानते होंगे कि जितनी भी धातु हैं सारी की सारी धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय का मतलब क्या है, आघात वर्धनीय का मतलब यह होता है कि ऐसा ठोस जिस पर अगर हथौड़े से वार किया जाए, हथौड़े से इसको पीटा जाए तो इसमें प्रसार हो जाए, तो ऐसे ठोस को कहते हैं आघात वर्धनीय ठोस। तो जितने भी धात्विक ठोस होते हैं वे कठोर होते हैं और आघात वर्धनीय होते हैं। अगला बात करते हैं सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, तो जितने भी सहसंयोजक ठोस होते हैं सब के सब कठोर होते हैं, सब के सब कठोर होते हैं। आगे बात करते हैं हम आणविक ठोसों की, तो आणविक ठोस मुलायम होते हैं। इनके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। हर चीज में, केमिस्ट्री में जो भी आप पढ़ेंगे उसमें हर चीज में एक्सेप्शन आपको मिलने हैं। अब छोटी छोटी चीजों को लेकर अगर आप ऐसे विवाद पैदा करते रहेंगे तो कोई भी चीज प्योर तरीके से पढ़ाई नहीं जा सकती। अब जैसे कि अगर आप देखें तो सहसंयोजक ठोस का एग्जाम्पल हीरा। हीरा कठोर है। सहसंयोजक ठोस का ही एक एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मुलायम होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है, यह एक एक्सेप्शन है। यह भी सहसंयोजक ठोस का ही एग्जाम्पल है। इसी तरह अगर हम
बात करें आणविक ठोस की, तो आणविक ठोस में जैसे H2 सॉलिड हो गया, H2 सॉलिड, इसी तरह अगर हम बात कर लें I2 सॉलिड, तो ये सब मुलायम होते हैं, ये सब मुलायम होते हैं, ये सब मुलायम होते हैं। जबकि अगर H2O की बात कर ले, बर्फ की बात कर ले, तो H2O कैसा होता है? H2O होता है कठोर। हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, हम यहाँ केवल H2O की बात लेकर नहीं चल रहा है, हम यहाँ मैक्सिमम की बात लेकर चल रहे हैं। अगर केवल H2O को लेकर देखा जाए तो आणविक ठोस हमें कठोर बताना पड़ेगा। हमने बताया H2, I2 और भी Cl2, अन्य तमाम सारे जो आणविक ठोस है वो आणविक ठोस मुलायम होते हैं, जैसे I2, H2 डॉट डॉट डॉट, ये सब मुलायम होते हैं। H2O इनमें एक्सेप्शन है जो कि कठोर है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की। अब अगर मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की बात हम करें तो जो आयनिक ठोस होते हैं इनका जो क्या बोलते हैं गलनांक या क्वथनांक होता है वह अति उच्च होता है, नहीं सॉरी, इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे NaCl नमक का गलनांक भी और क्वथनांक भी दोनों उच्च होता है। आगे बात करते हैं धातुओं की, तो धातुओं का गलनांक व क्वथनांक भी उच्च होता है, लेकिन यह साधारण होता है। यानी इसका मतलब क्या कि ये आयनिक ठोस के अपेक्षा इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। और आगे अगर बात करें बेटा सहसंयोजक ठोसों की बात करें तो सहसंयोजक ठोसों के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वह अति उच्च होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप जानते हो हीरा, हीरे का गलनांक बहुत ही उच्च है। आगे अगर बात करें आणविक ठोस तो आणविक ठोसों का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। इस प्रकार से हमने गलनांक और क्वथनांक के अंतर को भी जान लिया। आयनिक ठोसों का गलनांक और क्वथनांक उच्च, जबकि धात्विक ठोसों का गलनांक और क्वथनांक उच्च परंतु साधारण उच्च होता है। साधारण उच्च का मतलब कि आयनिक ठोसों की अपेक्षा कुछ कम मिलेगा। आगे अगर बात करें सहसंयोजक ठोसों की तो सहसंयोजक ठोसों का गलनांक और क्वथनांक अति उच्च होता है। जैसे आप जानते हो हीरा, सिलिकॉन, एसआई, सिंगल बॉन्ड एसआई, इन सब के क्वथनांक और गलनांक जो होते हैं बहुत ही उच्च होते हैं। आणविक ठोसों के गलनांक और क्वथनांक जैसे H2, I2 और H2O, इन सब के गलनांक और क्वथनांक बहुत ही निम्न होते हैं। आगे अगर बात करें वैद्युत चालकता की तो आयनिक ठोस जो होते हैं बेटा वह गलित अवस्था व जलीय विलयन में, जलीय विलयन के रूप में वैद्युत चालक होते हैं। थोड़ा देखने में हो सकता है दिक्कत हो रही हो, मैंने क्या बताया वैद्युत चालकता का अगर अंतर देखा जाए तो आयनिक ठोस केवल गलित अवस्था, केवल गलित अवस्था व जलीय विलयन के रूप में वैद्युत चालक होते हैं। धात्विक ठोस धातुओं का तो गुण ही है। आप धातुओं के बारे में जब अध्ययन कर रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि जो धातु होते हैं वो वैद्युत चालक होते हैं। तो धात्विक गुण की अगर बात करें तो सॉरी धात्विक ठोसों की अगर इस वैद्युत चालकता के गुण की बात करें तो ये वैद्युत चालक होते हैं हर अवस्था में, वैद्युत चालक, चाहे वो गलित अवस्था में हो चाहे वो जो है ठोस अवस्था में हो। आगे अगर बात करें सहसंयोजक ठोस की तो सहसंयोजक ठोस जो होते हैं बेटा वो विद्युत रोधी होते हैं। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि ग्रेफाइट, हीरा और सिलिकॉन जो भी है ये सब के सब विद्युत रोधी है, लेकिन ग्रेफाइट जो है ये आपका विद्युत सुचालक है, विद्युत सुचालक है, ये भी एक्सेप्शन है। आगे चलें तो जितने भी आणविक ठोस होते हैं वो सब के सब विद्युत रोधी होते हैं। तो इस प्रकार से आज के पार्ट में हमने आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस के अंतर को कंप्लीट कर लिया। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षाओं में बहुत बार इनके अंतर के बारे में पूछा गया है। इनके हर पॉइंट के बारे में ठीक से पढ़ लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।